हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेप केम टॉप। हमारा आज का टॉपिक है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ये 9th के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और आपका 11th का ये फर्स्ट चैप्टर है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसमें केमिस्ट्री की डेफिनेशन के बारे में। तो ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज़ द प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़, स्ट्रक्चर एंड रिएक्शन ऑफ मटेरियल सब्सटेंसेस, उसको हम बोलते हैं केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जो कि किसी भी मटेरियल के प्रिपरेशन से डील करती है, या उसकी प्रॉपर्टीज़ जिसमें हम स्टडी करते हैं, या हम उसके स्ट्रक्चर के बारे में डील करते हैं, या उससे रिलेटेड रिएक्शंस की बात करते हैं। तो उस ब्रांच को साइंस की हम बोलते हैं केमिस्ट्री। सिंपल लैंग्वेज में आप बोल सकते हो इसको, केमिस्ट्री इज़ ऑल्सो कॉल्ड द साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इट इज़ ऑल अबाउट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, कि किस तरीके से एटम्स या मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करके न्यू सब्सटेंसेस बना रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टी क्या होगी, किस तरह की होगी, ये सारी चीज़ें हम केमिस्ट्री के अंदर डील करते हैं। इम्पॉर्टेंस क्या है केमिस्ट्री की? जैसे हम जितने भी ड्रग्स पढ़ते हैं, ड्रग्स इन द सेंस कि आप जितनी भी मेडिसिन्स के नाम सुनते हो, जैसे ये सिस्प्लाटिन हो गया और टेक्सोल हो गया, ये कैंसर ट्रीटमेंट ड्रग्स हैं। AZT हो गया, ज़ाइडोथाइमिडीन, ये एड्स पेशेंट की हेल्प करता है, मतलब एड्स के लिए क्योर करने के लिए या एड्स की ट्रीटमेंट में काम आता है। तो बहुत सारे जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं जो कि नेचुरल सोर्सेज से निकाले गए हैं या सिंथेसाइज किए गए हैं, इन सब में केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस होती है कि इनका स्ट्रक्चर किस तरीके का है, किस तरह की ये फंक्शनिंग करेंगे, ये सारी चीज़ें हम केमिस्ट्री के अंदर डील करते हैं। इसके अलावा जैसे अभी आपने बीच में पढ़ा था कि हमारी ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, तो ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या थे? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो इनकी जगह कौन से सेफर ऑल्टरनेटिव्स यूज़ किए जा सकते हैं? तो इनकी जगह यूज़ किए जा सकते हैं हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जो कि अब यूज़ भी किए जा रहे हैं, या HFCs, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, इनका जो ओजोन डिप्लीशन पोटेंशियल है, ODP बोलते हैं इसे हम, ये ज़ीरो है, बहुत कम है, मतलब नेग्लेजिबल है एक तरीके से। हालांकि ये CFC के कंपैरिजन में लेस ODP रखते हैं। CFC का जो ओजोन डिप्लीशन पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा है। HCFCs का जो ओजोन डिप्लीशन पोटेंशियल है वो CFCs से कम है, और HFCs का ज़ीरो ओजोन डिप्लीशन पोटेंशियल है। क्लियर है? तो इस तरह की सेफर ऑल्टरनेटिव क्या क्या केमिकल यूज़ किए जा सकते हैं, ये सारे भी केमिस्ट्री के अंदर डील किए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जहाँ से केमिस्ट्री की स्टार्टिंग होती है। हम किसी भी चीज़ को अगर पढ़ना स्टार्ट करें तो हम सबसे पहले बेसिक सी चीज़ पढ़ते हैं, व्हाट इज़ मैटर। तो एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज़ जिसके अंदर मास होती है या जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसको हम बोलते हैं मैटर। अब स्टेट्स ऑफ मैटर की अगर हम बात करें कि मैटर हमें किस तरह की फिजिकल स्टेट्स में दिखता है, तो बेसिकली हम जो देख पा रहे हैं वो 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। उसके अलावा प्लाज्मा और BC भी एक स्टेट होती हैं। सॉलिड की अगर मैं बात करूं तो सॉलिड, लिक्विड और गैस में अगर आप डिफ्रेंशिएट करना चाहो तो आप इस तरीके से कर सकते हो कि सॉलिड के अंदर जो होता है डेफिनेट मास, या डेफिनेट आप इसको बोल सकते हो शेप, और इसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है। लिक्विड की अगर मैं बात करूं तो इसका वॉल्यूम तो डेफिनेट रहता है, बट इसकी शेप चेंज होती रहती है। आप इसको जिस कंटेनर में रखोगे उस तरह की शेप ले लेता है। गैस की बात करें तो गैस की ना तो वॉल्यूम डेफिनेट होता है, ना ही शेप डेफिनेट होती है। ये जो मैटर की तीनों स्टेट्स हैं, ये तीनों ही मास ऑक्यूपाई कर रही हैं। इनके पास में मास है और ये स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रही हैं, ये तीनों ही। तो ये स्टेट्स हैं मैटर की। ये जो स्टेट्स ऑफ मैटर हैं ये इंटरकन्वर्टेबल हैं। इंटरकन्वर्टेबल होने का मतलब ये आपस में कन्वर्ट हो सकती हैं। किस तरीके से हम इन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं? या तो मैं अप्लाई करूँ इनके ऊपर प्रेशर, या फिर मैं टेम्परेचर चेंज कर दूँ। ये दोनों ही तरीके से कन्वर्ट की जा सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सॉलिड को हम लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं टेम्परेचर को कम करके, और हम करते भी हैं। अगर हम वाटर लें, मैं वाटर की तीनों फॉर्म से इसको समझा देती हूँ। वाटर लें, यहाँ पे ये सॉलिड में इसकी वाटर की फॉर्म होती है आइस, यहाँ पे नॉर्मल लिक्विड वाटर मान लेते हैं, और गैसियस फॉर्म में होता है स्टीम की फॉर्म में। ठीक है? तो अगर मुझे सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूं? टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दूं यहाँ पे,
तो क्या होगा, आइस मेल्ट होकर के वाटर बनाने लगेगी, लिक्विड स्टेट में आने लगेगी। तो इसको हम बोलते हैं यहाँ पे सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना इस, या तो आप इसको बोल सकते हो मेल्टिंग, या फिर हम इसको साइंटिफिक जो टर्म देते हैं वो देते हैं फ्यूजन। लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना इस बॉइलिंग, या तो आप बॉयल कर लो, बॉइलिंग बोल सकते हो, या फिर बोल सकते हो इसको वेपराइजेशन। अब जब हम गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं वो कब करते हैं, जब कभी आप वाटर को बॉईल करने के लिए रखो, उसके ऊपर एक प्लेट रख दो, तो आप क्या कर रहे हो, एक प्रेशर अप्लाई कर रहे हो उसके ऊपर, तो गैस आपने देखा होगा उस प्लेट के पीछे लिक्विड की ड्रॉपलेट्स आने लगती हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं गैस का लिक्विड में कन्वर्ट होना कंडेंसेशन, कि ये वाटर कंडेंस हो रहा है। सेम ऐसे ही आप लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हो बाय लोअरिंग द टेम्परेचर। आप वाटर को आइस बनाने के लिए रखते हो फ्रिज में कम टेम्परेचर पे, उसको हम बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। अब सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो सकता है और गैस भी सॉलिड में कन्वर्ट हो सकती है। सॉलिड का गैस में कन्वर्ट होना इज सब्लिमेशन, और गैस का सॉलिड में कन्वर्ट होना इज डीसब्लिमेशन या डिपोजिशन। आपने देखा होगा अगर आप कैम्फर लो, कैम्फर को अगर आप बर्न करते हो तो कैम्फर की डायरेक्ट गैस बनती है। कैम्फर कभी भी लिक्विड स्टेट में नहीं आता, कैम्फर सीधे गैसियस स्टेट में जाता है। तो इस तरह के प्रोसेस, जैसे फॉर एग्जांपल नेफ्थलीन बॉल्स लेते हो आप, उसके केस में भी क्या होता है, उसको आप कपड़ों के वार्म कपड़ों के अंदर रखते हो ताकि उसमें इंसेक्टिसाइड की तरह वो वर्क करता है, इंसेक्ट्स ना लगें। तो वो भी क्या होता है, लिक्विड स्टेट में नहीं आता, सीधे गैसियस स्टेट में जाता है। तो कुछ ऐसे सॉलिड होते हैं जो कि डायरेक्ट गैसियस स्टेट में जाते हैं जब उन्हें हीट किया जाता है या जब उन्हें थोड़ा बहुत टेम्परेचर मिलता है। तो इस तरह के सॉलिड्स को हम बोलते हैं सब्लिमेट्स, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। और गैस का डायरेक्ट सॉलिड बनना इज डिपोजिशन। इसका भी हम एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल CO2 को हम प्रेशराइज करके डायरेक्ट सॉलिड स्टेट में ला सकते हैं, उसे हम बोलते हैं सॉलिड CO2 या ड्राई आइस। ये बिल्कुल आइस की जैसी दिखती है। तो ये सॉलिड CO2 होती है जो मोस्टली जब आप इस CO2 को बाहर निकालते हो तो एक साथ काफ़ी धुआं निकलता है। तो ये आइसक्रीम पार्लर्स वगैरह वाले इसमें रखते हैं। तो ये -76 डिग्री सेल्सियस पे जा कर के सॉलिड CO2 जनरेट होती है, फॉर्म होती है। ये तो हुई मैटर की तीनों स्टेट्स जो कि हमें विजिबल हैं, सॉलिड, लिक्विड या गैस, जिस मतलब एक तरीके की फॉर्म में हमें शो ही होती हैं। दो और फॉर्म होती हैं मैटर की, दो और स्टेट होती हैं, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। प्लाज्मा जो होता है इसमें हाईली एनर्जेटिकल पार्टिकल्स होते हैं, एनर्जेटिक पार्टिकल्स होते हैं। प्लाज्मा जो जनरेट होता है बेटा, ये बहुत हाई टेम्परेचर पे जनरेट होता है। हाई टेम्परेचर पे जनरेट होने का मतलब ये हुआ, फॉर एग्जांपल जो आपका सन है या स्टार्स हैं, उन पे यही रिएक्शन हो रही है। हो क्या रहा है, हाई टेम्परेचर पे जो उनके पास में गैसेस प्रेजेंट हैं उनके आयंस बन जा रहे हैं, आयोनाइज हो जा रही हैं वो। तो आयोनाइज हो करके वहाँ पे क्या कर रही हैं, एक प्लाज्मा क्रिएट कर रही हैं। ये प्लाज्मा एक स्पेसिफिक टाइप का ग्लो देता है और इसी की वजह से हमें सन या स्टार्स ग्लो करते हुए नज़र आते हैं। जैसे ये इसको हम प्लाज्मा की स्टेट को हम लोग यूज़ भी करते हैं। बल्ब जो बनता है वो इसी स्टेट पे, इसी फॉर्म पे बनता है। ये बल्ब का एक फिलामेंट है। तो अब क्या होता है, यहाँ पे कुछ गैसेस प्रेजेंट होती हैं। इस फिलामेंट को इलेक्ट्रिकल ट्रीटमेंट की वजह से हीट किया जाता है। ये यहाँ पे जब हीट होता है तो इसका टेम्परेचर हाई होता है। जब यहाँ पे गैसेस इसके पास में आती हैं तो ये गैसेस के आयंस बन जाते हैं। तो ये स्पेसिफिक टाइप का यहाँ पे, इसी को हम बोल देते हैं प्लाज्मा। ये स्पेसिफिक टाइप का ग्लो देते हैं जो कि डिपेंड करता है कि कौन सी गैस आपकी यहाँ पे प्रेजेंट है। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट की। तो ये दो साइंटिस्ट के नाम पे स्टेट दी गई है, सत्येंद्रनाथ बोस, SN बोस, और अल्बर्ट आइंस्टाइन, जिनके बारे में सब जानती हैं। तो सत्येंद्रनाथ बोस ने अपनी कुछ थ्योरीज दी थी, आइंस्टाइन ने अपनी कुछ कैलकुलेशन की कि अगर हम कुछ ऐसी चीज़ करें तो इस तरह की एक मैटर की स्टेट क्रिएट होगी। क्या करें तब ये क्रिएट होगी, ये थ्योरी दी थी SN बोस ने। उन्होंने बोला था कि अगर आप, मैं यहाँ पे इसको रब कर देती हूँ और फिर एक्सप्लेन करती हूँ। इन्होंने बोला कि आप एक गैस लो, गैसेस की जो डेंसिटी होती है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, एक रूम में इतनी पार्टिकल्स हैं गैस के, एक पर्टिकुलर गैस के, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, इसके पार्टिकल्स को 100,000 टाइम्स कर दूँ।
तो कितना आया, एक पार्टिकल। इतने कुछ पार्टिकल्स लो, एक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, इतने कुछ पार्टिकल्स लो और इनको सुपर लो टेम्परेचर पे लेकर के जाओ। पहले आपने क्या किया, गैसेस की डेंसिटी को 100,000 टाइम्स किया, ठीक है। फिर इनको सुपर लो टेम्परेचर पे लेके गए अराउंड 3 केल्विन के आसपास, या आप बोल सकते हो इसको ऑलमोस्ट, जैसे अगर मैं बोलूँ 3 केल्विन पे क्या होता है, स्पेस के 3 केल्विन का जो टेम्परेचर होता है वो स्पेस में होता है जहाँ पे सारे मोशन रुक जाते हैं, वो इससे भी और नीचे ले गए थे। तो जब आप इस तरीके का वर्क करते हो तो उस टाइम क्या होगा, हमें पता है कि गैसेस को जब हम ठंडा करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट होती हैं, लिक्विड में। तो ये गैसेस के जितने भी पार्टिकल्स थे इनकी काइनेटिक एनर्जी स्टॉप हो जाएगी, इनके सारे मूवमेंट इस टेम्परेचर पे आकर के रुक जाएंगे, ठीक है। और ये एक साथ यहाँ फॉल डाउन होंगे और ये एक स्टेट ऑफ मैटर बन जाएगी। इसी वजह से इसको कंडेंसेट बोला है। गैस को हम बेसिकली यहाँ पे कंडेंसेशन कर रहे हैं, तो इसलिए इसको बोलते हैं बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ये जो मैटर की स्टेट क्रिएट होती है इसको BEC बोलते हैं, ठीक है। अभी इसकी इतनी एप्लीकेशन हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जेईई में भी, अगर एनर्जी के बेसिस पे आपको पार्टिकल्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है एनर्जी के, तो सबसे लो जो एनर्जी होती है वो BEC की होती है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट के पार्टिकल्स की, क्योंकि हमने इतना लो टेम्परेचर कर दिया कि उनकी सारी एक्टिविटी, सारे मूवमेंट रुक गए, इनकी एनर्जी भी बहुत कम होती है। फिर जो एनर्जी होती है वो होती है सॉलिड्स के अंदर, उसके पार्टिकल्स के अंदर, देन लिक्विड, देन गैस, और जो हाईली एनर्जेटिक होते हैं जैसा मैंने बताया वो होते हैं प्लाज्मा। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है आपका एनर्जी के बेसिस पे स्टेट्स ऑफ मैटर का। नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट मैटर के क्लासिफिकेशन की। तो मैटर जो है आपकी किस तरह से हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। जितने भी बेटा मैक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर मैं बोलूँ या बल्क लेवल पे बोलूँ तो हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं मिक्सचर के बेसिस पे या फिर प्योर सब्सटेंसेस के बेसिस पे। आपको मिक्सचर पता ही है, किसी भी 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों का मिक्सचर हो अगर, तो उसको 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें मिली हुई हैं आपस में, उसको हम मिक्सचर बोल देते हैं। जनरली जो भी हम चीज़ देखते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं एयर की बात करूं तो एयर भी मिक्सचर है गैसेस का। इसमें बहुत सी गैसेस प्रेजेंट हैं, O2 एंड नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, CO2 प्रेजेंट है, लाइक दैट। प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंसेस वो होते हैं जिनमें एक सिंगल टाइप का सब्सटेंस प्रेजेंट हो, सिंगल टाइप का एलिमेंट प्रेजेंट हो, उसमें कोई दूसरा एलिमेंट वहाँ पे प्रेजेंट ना हो, उसको हम बोलते हैं प्योर सब्सटेंसेस। मिक्सचर क्या हो गया, जिनमें 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अब जैसे एयर तो एक मिक्सचर है, यहीं पे अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूँ तो वो एक प्योर सब्सटेंस है, इसमें सिर्फ ऑक्सीजन के एलिमेंट्स या ऑक्सीजन के एटम्स प्रेजेंट होंगे, कुछ और प्रेजेंट नहीं होगा। तो मिक्सचर को हम क्लासीफाई कर सकते हैं होमोजीनस मिक्सचर और हेट्रोजीनस मिक्सचर में। होमोजीनस मिक्सचर क्या होते हैं, होमोजीनस मिक्सचर में बेटा यहाँ पे लिख देती हूँ, जो कि एक दूसरे से कम्प्लीटली मिक्स हो जाएं, मतलब जो थ्रू आउट द मीडिया सेम लगें, उनको हम बोलते हैं होमोजीनस मिक्सचर। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लूँ यहाँ पे शुगर प्लस वाटर का, तो अगर मैंने शुगर और वाटर को मिक्स किया आपस में, तो ये एक होमोजीनस टाइप का मिक्सचर होगा। इसमें मुझे शुगर अलग और वाटर अलग अलग नहीं दिखेंगे मिक्स होने के बाद। तो होमो वर्ड का मतलब होता है सेम, तो जो थ्रू आउट द मीडिया सेम हो, एक जैसे दिखें। और हेट्रो वर्ड का मतलब होता है डिफरेंट, जो कि डिफरेंट लगें थ्रू आउट द मिक्सचर। अलग अलग लेयर्स आपको क्लियरली विजिबल होती हैं हेट्रोजीनस मिक्सचर में। फॉर एग्जांपल ऑयल और वाटर, आपने ऑयल और वाटर को एक साथ मिक्स किया तो वाटर अलग दिखेगा आपको और ऑयल अलग दिखेगा, तो ये एक हेट्रोजीनस टाइप का मिक्सचर होता है। तो मिक्सचर आपके 2 तरीके के हो गए, होमोजीनस और हेट्रोजीनस। होमोजीनस जो कम्प्लीटली मिक्स हो जाते हैं, हेट्रोजीनस जो आपस में मिसिबल नहीं होते। प्योर सब्सटेंसेस भी इसी तरीके से हम लोग इनको कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं, इनको सेपरेट कर सकते हैं। एक तो होते हैं प्योर सब्सटेंसेस में एलिमेंट्स और एक होते हैं कंपाउंड्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ एक टाइप के पार्टिकल का बना होता है बेटा, जो कि सिर्फ और सिर्फ एनी वन टाइप ऑफ पार्टिकल का बना हो। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे ऑक्सीजन की बात की, तो ऑक्सीजन आपका क्या है, एलिमेंट है। जो पीरियोडिक टेबल में आपके सारे क्लासीफाई किए गए हैं वो सारे क्या हैं, एलिमेंट्स हैं। तो ये आपके एलिमेंट्स फर्दर डिवाइड होते हैं 2 में, एटम्स में और मॉलिक्यूल्स में।
एक तो एटम्स होते हैं और एक होते हैं मॉलिक्यूल्स। एटम्स क्या होते हैं, किसी भी एलिमेंट, आप बोल सकते हो किसी भी मैटर की सबसे बेसिक यूनिट जो कि फर्दर और डिवाइड नहीं हो सकती और जो अपने एलिमेंट की सारी प्रॉपर्टी कंटेन करती है, उसको हम बोलते हैं एटम। वहीं अगर मैं बात करूँ मॉलिक्यूल क्या होते हैं, तो मॉलिक्यूल एटम से मिली हुई वो यूनिट होती है जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती है। एटम कभी भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। मॉलिक्यूल के पास भी अपने एलिमेंट्स की सारी प्रॉपर्टी होती हैं। जैसे अगर O2 की बात करूँ तो O2 इज़ अ मॉलिक्यूल, ये डाई एटमिक है, ठीक है। जबकि एटम की बात करूँ तो इसका एटम क्या होगा, इसका एटम होगा सिंगल O, और मॉलिक्यूल क्या हो गया O2। और कंपाउंड्स क्या होते हैं, जो 2 या 2 से ज़्यादा डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर के बने हों। डिफरेंट एलिमेंट ज़रूर हों, लेकिन कैसे हों, एक फिक्स रेशो में हूँ। फिक्स रेशो में किस तरीके से, फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ H2O की, वाटर की, तो यहाँ पे हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, लेकिन इनका रेशो फिक्स है। क्या है रेशो इनका रेशो है 1:8। हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, इनको कट करोगे 1:8 का रेशो है हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का। तो ये क्या बता रहा है आपको कि यहाँ पे एलिमेंट्स का रेशो फिक्स हो। तो कंपाउंड्स क्या होते हैं, जहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन कर रहे होते हैं बट फिक्स रेशो में कंबाइन करते हैं। तो कंपाउंड भी प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। जब 2 या 2 से ज़्यादा डिफरेंट तरीके के कंपाउंड्स आपस में मिलते हैं, जैसे शुगर एक कंपाउंड है, वाटर एक कंपाउंड है, तब वो जा कर के मिक्सचर कहलाते हैं। यहाँ तक समझ में आया। नेक्स्ट बात करते हैं मैटर की प्रॉपर्टीज़ की और उनकी मेजरमेंट की। तो मैटर की 2 तरीके की प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो ये हम इसको मेज़र कर सकते हैं बिना किसी भी चेंज किए हुए आइडेंटिटी में या कंपोजिशन में। फॉर एग्जांपल आप उसका कलर बता सकते हो, ऑर्डर बता सकते हो, उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बता सकते हो, उसमें आपको इसके कंपोजिशन को चेंज करने की नीड नहीं पड़ रही। केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, जिनमें कि केमिकल ऑब्जर्वेशन की रिक्वायरमेंट हो, जहाँ पे कोई एक केमिकल चेंज हुआ हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ वाटर की, तो वाटर का फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ बता सकते हो, उसका कलर कैसा है, इसका टेस्ट कैसा है, इसको आप मेल्ट करके बॉईल करके देख सकते हो कि इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या है क्या नहीं है। तो ये सारी क्या हैं, इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसमें कि इसकी जो आइडेंटिटी है वो चेंज नहीं हो रही है, अभी भी वाटर है। बट अगर मैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टी की बात करूँ तो मुझे इसकी रिएक्शन करवानी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल वाटर की अगर मैं रिएक्शन करवाऊँ सर्टेन मेटल से, मैं कोई भी एक मेटल ले लूँ और मैं उसके साथ इसकी रिएक्शन करवा के देख रही हूँ कि इसके ऊपर क्या, इसकी आइडेंटिटी किस तरीके से चेंज हो रही है, क्या कौन सा नया कंपाउंड बना रहा है, तो वो इसकी क्या होगी, केमिकल प्रॉपर्टी होगी कि ये एसिड के साथ किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, बेस के साथ किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। तो इसके लिए केमिकल रिएक्शन करानी ज़रूरी होती है। तो इसका एग्जांपल आप ले सकते हो रिएक्टिविटी विद एसिड्स एंड बेसिस या कंबस्टिबिलिटी। इसको आप बर्न करके देखो, बर्न करने के बाद ये आपको क्या दे रहा है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होने पे क्या प्रोड्यूस होता है। तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में, किसी भी सब्सटेंसेस की। फिज़िकल प्रॉपर्टी को अगर हम मेज़र करने की बात करें तो कोई भी क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो होता है या मेजरमेंट, उसको हम किस तरीके से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल इससे आपको क्या पता चल रहा होगा कि मैं बात कर रही हूँ 6 मीटर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम हमेशा पहले एक डिजिट लिखते हैं, एक नंबर लिखते हैं, उसके बाद हम उसकी यूनिट लिख देते हैं। ये किसकी यूनिट है, ये यूनिट है लेंथ की। तो इसका मतलब मैं 6 मीटर लॉन्ग किसी थ्रेड की, किसी वायर की, किसी की भी यहाँ पे बात कर रही हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को हम रिप्रेजेंट करते हैं। पहले हम उसका एक नंबर लिखते हैं, उसके बाद उसकी डिजिट लिखते हैं। तो हमारी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट टाइप की हैं, उसके बेसिस पे हम इनको अलग अलग यूनिट से डिनोट करते हैं। पहले जो होता था 2 डिफरेंट सिस्टम्स यूज़ किए जाते थे मेज़रमेंट के, पहला इंग्लिश सिस्टम और मैट्रिक सिस्टम। फिर प्रॉब्लम क्या हुई, हर अलग अलग जगहों पे अलग अलग सिस्टम यूज़ होने की वजह से कन्फ्यूजन क्रिएट होता था। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक इंटरनेशनल सिस्टम बना दिया गया यूनिट्स का, जिसको हम बोलते हैं SI यूनिट्स। ये SI जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड एज अ बेस सिस्टम माना जाता है, इसी की यूनिट्स को हम लोग लिखते हैं। तो SI के अंदर 7 बेस यूनिट्स हैं बेसिकली। तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स या SI की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ ली हुई हैं और उनकी यूनिट्स दी हुई हैं। जैसे एक बेस फिजिकल क्वांटिटी ली हुई है लेंथ, लेंथ का सिंबल हम स्मॉल l से लेते हैं, इसकी जो यूनिट है वो मीटर रहती है, जिसको हम m से डिनोट करते हैं। मास के केस में हमारी जो यूनिट रहती है वो किलोग्राम रहती है। टाइम के केस में जो यूनिट रहती है वो सेकंड रहती है। इलेक्ट्रिक करंट
इसके लिए हम जो यूनिट लेते हैं वो एम्पियर लेते हैं। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर या टेम्परेचर के लिए जो यूनिट ली जाती है वो केल्विन ली जाती है, जो स्टैंडर्ड यूनिट है। हालांकि इसकी और भी यूनिट्स हैं, बट जो स्टैंडर्ड यूनिट है या जो एसआई यूनिट है वो हमारी केल्विन रहती है। इसका रीज़न भी है, वो अभी हम टेम्परेचर वाले पार्ट में आकर के कवर करेंगे। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात करूँ तो उसकी जो यूनिट लेते हैं हम वो मोल लेते हैं। हम सब्सटेंसेस को ग्राम किलोग्राम में ना मेज़र करके हम उसको मोल में मेज़र करते हैं। ये इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी होने वाला है, मोल कॉन्सेप्ट, जो अभी इसमें आगे आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी की, तो उसको हम मेज़र करते हैं कैंडेला में। तो ये बेसिकली 7 बेस यूनिट्स ली हुई हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ और उनकी यूनिट्स ली हुई हैं यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ पे कुछ प्रीफिक्स हैं जो कि कभी कभी क्या होता है कि हमारी क्वांटिटी ज़्यादा है या कम अमाउंट में है, तो उसके बेसिस पे हम उसके आगे इस प्रीफिक्स को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ 1 kg, तो ये हम सबको पता है विच इज़ इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स। तो इसी तरीके से यहाँ पे कुछ यूनिट्स ली हुई हैं। तो यहाँ पे केजी का मतलब क्या होता है, ये केजी डिनोट कर रहा है किलो को। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, किलो का मतलब क्या है, 10⁻3। तो इस किलो की जगह मैं क्या करूँ, 1 × 10⁻3 और पीछे क्या था, ग्राम। तो ये क्या हो गया, 1000 ग्राम। इस तरीके से ये यूनिट्स निकल कर के आती हैं। तो इन प्रीफिक्सेस के कुछ मतलब होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ 1 mg, तो अब आप 1 mg को इक्वली बता सकते हो किसके होगी। जैसे यहाँ पे m देखो, यहाँ पे क्या है, m = मिली के लिए हमें कितने से मल्टीप्लाई करना है, 10⁻³ से। तो 1 × 10⁻³ ग्राम, तो कितना हो गया, 10⁻³ ग्राम। समझ में आ रहा है। तो ये काफ़ी इजी रहता है। आपको जो यहाँ पे बेसिकली याद रखनी है, एक तो याद रखनी है मिली, सेंटी का मतलब हो गया 10⁻², डेसी 10⁻1। बाकी हमें इतनी नीड नहीं पड़ेगी अभी इसमें, ठीक है। तो ये 3 आपको याद रहनी चाहिए, 10⁻³ -2 -1। तो थोड़े से ये कन्वर्जन मैं अभी आपको यहाँ पे करके भी दिखाऊंगी आगे। जैसे अभी इसका एग्जांपल लिया था, सेम इसी तरीके से इसको आप ml में भी कर सकते हो, सेम इसी तरीके से। 1 लीटर इक्वल्स टू हाउ मच ml पूछता है फॉर एग्जांपल। तो आप इसको किस तरीके से कन्वर्ट करोगे कि 1 लीटर में कितने मिलीलीटर हो सकते हैं। तो मिली का मतलब यहाँ पे क्या है, मिली का मतलब है यहाँ पे 10⁻3। तो 10⁻3 लीटर को मुझे किसके बराबर बनाना है, 1 लीटर के बराबर बनाना है। तो किस तरीके से बनाऊँ, 10⁻3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ये पावर्स क्या होंगी, कैंसिल हो जाएंगी। कितना हो गया, 1 लीटर। तो दैट मीन्स 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होंगे, 1000 मिलीलीटर। समझ में आया, क्लियर है। तो इस तरीके से हम बेसिकली कन्वर्जन करते हैं। नेक्स्ट हम अब एक एक करके कुछ यूनिट्स ले लेते हैं इनको यहाँ पे समझने के लिए। मास और वेट की बात करें तो क्या डिफरेंस होता है। मास, कुछ लोग बोलते हैं मास है, कुछ लोग बोलते हैं वेट है। तो एग्जैक्ट वर्ड क्या है और कहाँ पे कौन सा टर्म यूज़ करना है। तो मास जो होता है बेटा बेसिकली होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एनी सब्सटेंस। मान लो अगर मैं बात कर रही हूँ पर्टिकुलरली मैं एक आयरन की बात कर रही हूँ, आयरन नेल की बात कर रही हूँ, जो कि फॉर एग्जांपल 100 ग्राम का है, ठीक है। तो ये यहाँ पे अगर मैं इसके मास बता रही हूँ तो मैं क्या बता रही हूँ कि इसके अंदर 100 ग्राम जितना मैटर प्रेजेंट है। क्लियर है। अगर मैं बोल रही हूँ कि इसके अंदर 100 ग्राम वेट है, मतलब मैं क्या बोल रही हूँ कि ग्रेविटी इसके ऊपर कितना, ग्रेविटी की वजह से इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है। तो वेट वेरी कर सकता है बेटा प्लेस टू प्लेस, जैसे ग्रेविटी वेरी करेगी वेट भी वेरी करेगा सब्सटेंसेस का, लेकिन मास क्या रहता है, मास फिक्स रहता है। तभी तो हम बोलते हैं कि जब हम मून पे जाते हैं तो हमारा जो वेट होता है 1/6 टाइम्स हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी चेंज हो गई है, ठीक है। लेकिन मास जो होता है, मास किसी भी चीज़ की एक कांस्टेंट यूनिट होती है, इसलिए हम केमिस्ट्री में हमेशा वर्ड यूज़ करते हैं मास, ठीक है। मास की ही यूनिट होती है एसआई यूनिट किलोग्राम। अब जो हम सब्सटेंसेस से डील करते हैं वो बहुत कम क्वांटिटी में होते हैं, माइन्यूट क्वांटिटी में होते हैं, इसलिए हम कभी कभी उनको ग्राम में या मिलीग्राम में भी ले लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम क्या होता है, अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय सब्सटेंस, कि कोई सब्सटेंस कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है उसको हम उसका वॉल्यूम बोलते हैं कि इतना वॉल्यूम कवर किए हुए है। तो वॉल्यूम की जो एसआई यूनिट होती है वो यहाँ पे आपकी हो गई मीटर क्यूब। इसको आप यहाँ पे डिफरेंट चीज़ों में डिनोट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया था 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 ml होता है, ठीक है। तो ये आप उसी तरीके से यहाँ पे डिनोट कर सकते हो। यहाँ पे ये कुछ इंपॉर्टेंट
टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो मैं लिख देती हूँ, जो आपको याद रहनी चाहिए। जैसे 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 ml, वो मैंने आपको बताया कैसे हुआ। यहाँ पे मिली का मतलब है 10-3, तो 1000 इंटू 10-3 लीटर, तो कितना हो गया 1 लीटर इक्वल्स टू 1 लीटर। क्लियर है? तो इसलिए हम इसको लिखते हैं 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 ml, विच इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू 1000 cc वर्ड यहाँ पे यूज़ किया जाता है बेटा। कभी कभी क्वेश्चंस में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इट इज़ नथिंग बट सेंटीमीटर क्यूब, तो सेंटीमीटर क्यूब, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब के भी बराबर होता है ये। तो आपको क्लियर हो गया होगा 1 ml और 1 सेंटीमीटर क्यूब एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है। 1 लीटर इज़ ऑल्सो इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है, विच इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू 10⁻³ मीटर क्यूब, और 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर। तो ये यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो बेटर है डायरेक्ट याद ही कर लो। एक तो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर, 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 ml, जो कि याद ही रहता है बच्चों को, विच इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू 1000 cc, और 1 डेसीमीटर क्यूब, और यू कैन से 10⁻³ मीटर क्यूब, क्योंकि डेसी वर्ड का मतलब क्या हो गया -1। यहाँ से इसको देखो निकाल सकते हो। 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल्स टू कितना, यहाँ पे कितना हुआ ये, अगर मुझे मीटर क्यूब में लाना है तो डेसी वर्ड का मतलब क्या होता है 10⁻⁻1, और उसका क्यूब है तो उसका क्यूब कर दो 10⁻³ मीटर क्यूब। क्लियर है? तो 1 डेसीमीटर विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब। और ये सारी टर्मिनोलॉजीज़ आप बेटर है जैसे जैसे आप करोगे क्वेश्चंस आपको समझ में आते रहेंगे, डील करते रहोगे आप। तो नेक्स्ट चलते हैं वॉल्यूम के बाद जो हमारा है दैट इज़ डेंसिटी। तो जो पिछली 2 यूनिट हमने पढ़ी मास और वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम के रेशियो को ही हम बोलते हैं डेंसिटी। तो अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज नोन एज इट्स डेंसिटी, जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल d से। इसकी जो यूनिट होती है वो जाहिर सी बात है मास की यूनिट लगा दो क्या होती है किलोग्राम, वॉल्यूम के भी हमने पढ़ी क्या होती है मीटर क्यूब, तो इसकी यूनिट हो गई किलोग्राम पर मीटर क्यूब। लेकिन हम इसको ग्राम पर मीटर क्यूब या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब वगैरह में भी डिनोट करते हैं, क्योंकि अगर हमारा सब्सटेंस छोटा है तो हम इन यूनिट्स को भी यूज़ करते हैं। डेंसिटी क्या बताती है? बेसिकली डेंसिटी बताती है किसी भी सब्सटेंस के बारे में कि वो कितना क्लोजली पैक्ड है, उसके पार्टिकल्स कितने ज़्यादा क्लोजली पैक्ड हैं। अगर डेंसिटी ज़्यादा है किसी सब्सटेंस की दैट मीन्स उसके पार्टिकल्स ज़्यादा क्लोजली पैक्ड हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूँ एक सब्सटेंस है ए, एक कंपाउंड है यहाँ पे ए और एक कंपाउंड है बी, तो इसकी डेंसिटी और इसकी डेंसिटी, फॉर एग्जांपल इसकी डेंसिटी दी हुई है 1000 ग्राम पर मीटर क्यूब और इसकी दे रखी है 10 ग्राम पर मीटर क्यूब। तो किसके अंदर पैकेजिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? इसके अंदर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पैकेजिंग है, क्योंकि इसके अंदर 1 मीटर क्यूब के अंदर 1000 ग्राम के अराउंड मास है, वहीं इसके अंदर 1 मीटर क्यूब के अंदर 10 ग्राम के अराउंड मास है। तो इसके अंदर मास ज़्यादा है पर मीटर क्यूब के हिसाब से। तो यहाँ पे पार्टिकल्स जो हैं आसपास हैं, बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड हैं, इसलिए इसकी डेंसिटी यहाँ पे ज़्यादा है। नेक्स्ट बात करते हैं जो हमारी यहाँ की अभी लास्ट यूनिट होगी दैट इज़ टेम्परेचर। टेम्परेचर बेटा क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है व्हाट इज़ टेम्परेचर, तो आप लिख सकते हो हीट प्रेजेंट इन अ सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के अंदर कितनी हीट प्रेजेंट है। जैसे जो हम थर्मामीटर से चेक करते हैं वो हम क्या चेक करते हैं, हमारे अंदर कितनी हीट प्रेजेंट है, थर्मोमीटर। जैसे थर्मोमीटर वर्ड का मतलब क्या होता है, थर्म का मतलब क्या हुआ हीट, जो हीट को मेज़र करे वो क्या हो गया थर्मामीटर। तो ये आपका क्या करता है, टेम्परेचर क्या होता है, इट इज़ अ मेज़र ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस ऑफ अ सब्जेक्ट, कि कोई सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कितना ज़्यादा या तो गर्म है या कितना ज़्यादा ठंडा है, उसको हम बोल देते हैं उसका टेम्परेचर। इसकी जो SI यूनिट होती है वो होती है केल्विन। टेम्परेचर की बेसिकली 3 डिफरेंट यूनिट होती हैं। एक होती है डिग्री सेल्सियस, जो कि नॉर्मली आप लोग घरों में जो थर्मामीटर रहता है उसकी यूनिट होती है। एक होती है डिग्री फ़ारेनहाइट, और जो इसकी SI यूनिट है वो है केल्विन। इन तीनों के बीच में रिलेशन पूछा जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम, तो बेटर है कि आपको थोड़ा पता भी हो। तो केल्विन जो होता है दैट इज़ इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.5। इसको याद करने का तरीका जो मैं क्लास में बताती हूँ वही बता देती हूँ। अगर आप अल्फ़ाबेटिकली जाओ तो C पहले आता है, K बाद में आता है, राइट। तो अगर C को K में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे माइनस कर देना है 273.15 या 273। केल्विन को अगर सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना है, प्लस कर देना है 273.15। तो
बस इतना याद रखना कि यहाँ से बेसिकली सी बड़ा है, अल्फ़ाबेटिकली पहले आ रहा है, तो अगर बड़े को छोटे में कन्वर्ट करना माइनस कर दो, छोटे को बड़े में कन्वर्ट करना है प्लस कर दो। अब यहाँ पे डिग्री फ़ारेनहाइट की अगर हम बात करें तो ये होता है डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। आप एक इसको क्वेश्चन से भी यहाँ पे समझ सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ 25 डिग्री सेल्सियस की, तो 25 डिग्री सेल्सियस को जो कि रूम टेम्परेचर होता है, अगर मेरे को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना है, सिंपली इसमें 273 प्लस कर देना, विच इज़ इक्वल्स टू 298 केल्विन। क्लियर है। अब अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में तो मैं क्या करूँ, 9/5, मेरा डिग्री सेल्सियस में कितना है 25, ये कट हो गया 5 टाइम्स प्लस 32, तो 9 5 जा 45 प्लस 32, तो ये कितना आ गया 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। यहाँ पे एक चीज़ बेटा याद रखना, केल्विन में कभी भी डिग्री साइन का यूज़ नहीं होता, हमेशा डिग्री साइन यूज़ होता है सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में। केल्विन को हमने ऐसा यूनिट क्यों लिया है, डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट को क्यों नहीं लिया, क्योंकि केल्विन जो यूनिट है बेटा, इसमें कभी भी टेम्परेचर नेगेटिव में नहीं जाता, इसमें टेम्परेचर हमेशा पॉजिटिव स्केल पे रहता है। जैसे मैक्स टू मैक्स हमारा टेम्परेचर जा सकता है -273 डिग्री सेल्सियस। अब अगर मुझे इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो कितना हो गया, -273 प्लस 273 0 केल्विन, और अपर क्वांटिटी हमारी जा सकती है 273 डिग्री सेल्सियस। इसको अगर मुझे केल्विन में कन्वर्ट करना है तो कितना हो गया, इसमें 273 प्लस कर दो, कितना आएगा 6, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, 546 केल्विन। तो केल्विन स्केल में कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं होती। केल्विन स्केल जो होता है 0 केल्विन टू 546 केल्विन तक होता है। वहीं पे सेल्सियस स्केल होता है -276 टू 273 प्लस के डिग्री सेल्सियस। तो इसी वजह से हमने केल्विन को एज ए SI यूनिट लिया हुआ है, क्योंकि इसमें नेगेटिव वैल्यू नहीं है, तो कैलकुलेशन ईजी रहती है इसकी। नेक्स्ट बात करते हैं हम अबाउट साइंटिफिक नोटेशंस। तो साइंटिफिक नोटेशंस क्या होते हैं, हमारे पास कभी कभी टेम्परेचर ना लेकर के, अगर मान लो कोई भी, अगर आप एक जनरल क्वांटिटी की बात कर रहे हो एज अ केमिस्ट, कभी कभी आपको बहुत छोटे सब्सटेंसेस से डील करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल मान लो मुझे 0.0003003 ग्राम मेरे पास में यहाँ पे सब्सटेंसेस है, ठीक है, इतना मेरे पास में मास है एक सब्सटेंस का। तो अब उसको हर समय इस तरीके से शो करना पॉसिबल नहीं है, या फिर आप एवोगैड्रो नंबर ले लो जो कि बहुत बड़ा है, जैसे ये, इस तरह की क्वांटिटी को मैं नहीं शो कर सकती, हर बार मैं इतने ज़्यादा ज़ीरो नहीं लगा सकती। तो उस केस में हम इस तरह के जो क्वांटिटीज़ होती हैं उनको हम लिखते हैं साइंटिफिक नोटेशंस में। साइंटिफिक नोटेशन को हम एक्सपोनेंशियल नोटेशन भी बोलते हैं। ये क्या होता है, इसमें हम सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करते हैं इन दिस फॉर्म, n × 10⁻n की फॉर्म में। यहाँ पे n आपका डिजिट नंबर होता है, और ये जो n होता है ये होता है एक्सपोनेंट। तो इसको मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ 6.02 × 10⁻23। तो इतना बड़ा जो नंबर था मैं उसको इस तरीके से लिख सकती हूँ। इसी को हम बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। इसी नंबर को हम बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर, जो कि अभी आप मोल कॉन्सेप्ट में भी आगे पढ़ोगे, ठीक है। तो साइंटिफिक नोटेशंस बेसिकली इसके लिए काम आता है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा प्रेशर की भी कुछ यूनिट्स बता देती हूँ। साइंटिफिक नोटेशन में आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ पे प्रेशर की यूनिट्स के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि प्रेशर भी पूछ लिया जाता है और प्रेशर की यूनिट्स भी इम्पॉर्टेंट होती हैं, पता होनी चाहिए आपको बेसिकली। तो मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर देती हूँ प्रेशर की यूनिट्स बेटा साइड में। तो प्रेशर की जो यूनिट्स रहती हैं आपकी केमिस्ट्री के अंदर, जो हम प्रेशर से डील करते हैं वो करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हम उसको बोलते हैं 1 atm विच इज़ इक्वल्स टू 1.013 × 10⁵ पास्कल। पास्कल जो यूनिट होती है प्रेशर की, फिजिक्स में इंपॉर्टेंट होती है, ये फिजिक्स में हम बेसिकली पढ़ते हैं, केमिस्ट्री के अंदर एटीएम के टर्म में बात करते हैं। तो कभी कभी पास्कल में टेम्परेचर दिया हो तो आप उसको एटीएम में इस फॉर्मूले से कन्वर्ट कर सकते हो, या एटीएम में दिए हुए को पास्कल में इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं पूरा लिख देती हूँ आपको, जो बेसिक कन्वर्जन आपको प्रेशर में याद रखने हैं, दैट इज़ 1.013 10⁵ पास्कल, विच इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू 101.3 किलो पास्कल भी बोल सकती हूँ मैं इसको, या फिर बोल सकते हो आप इसको 1.013 बार। क्यों? क्योंकि एक बार आपका 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है बेटा, ये याद होनी चाहिए। तो एक बार आपका
0.013 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। तो ये हो गया 1 ATM इक्वल्स टू 1.013 बार, या फिर आपका 760 mm ऑफ Hg मिलीमीटर ऑफ मर्करी, या 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी, या फिर 760 टॉर। जो ये सारी यूनिट बहुत बार आप यूज़ करोगे प्रेशर के केस में, तो ये आपको याद होनी चाहिए। इसका मैं यहाँ पे एग्जांपल भी ले लेती हूँ एक्सप्लेन करने के लिए। जैसे मान लो अगर आपसे पूछ लिया गया कि 152 सेंटीमीटर ऑफ Hg को आप कन्वर्ट करो ATM में, तो आप किस तरीके से करोगे? 1 ATM इक्वल्स टू 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, तो इसको आप जस्ट डिवाइड कर दो 152/76 विच इज़ इक्वल्स टू 2 ATM। क्लियर है? तो इस तरीके के बहुत से कन्वर्जन आपको करने रहेंगे। तो ये प्रेशर की यूनिट्स हैं, ये मैं अलग से इसकी एक स्लाइड और बना करके ऐड कर दूंगी। तो ये भी आपको याद रहनी चाहिए प्रेशर की बेसिकली यूनिट सारी। नेक्स्ट बात करते हैं साइंटिफिक नोटेशन, जिसकी अभी हमने बात की, जिसको हम डिनोट करते हैं n × 10⁻n के टर्म में। इसकी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे करते हैं, तो उनके कुछ रूल होते हैं। जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, जैसे लॉग के केस में होता है। फॉर एग्जांपल 1.2 × 10⁻³ और 2.4 × 10⁻3, तो ये दोनों पावर्स क्या होंगी? ऐड हो जाएंगी। -3 और +3 आपस में कैंसिल हो गई, 0 हो गई। 10⁻0 का मतलब क्या होता है? 1। ठीक है, तो यहाँ पे इंटू कर दो आप 1 से सिंपली, तो ये आ गया 2। इन दोनों का आपस में इंटू कर दो 1.2 × 2.4, और ये यहाँ पे इंटू हो जाएगा 10 - 3 + 3। तो ये इस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2.88। डिवीजन के टाइम पे क्या होता है? पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं आपस में। जैसे अगर मैं ऊपर वाले उसको ले लूँ एग्जांपल को, 2.4 × 10⁻³ और 1.2 × 10⁻³ तो 2.4 और 1.2 को आपस में डिवाइड किया, 2 आया। इन दोनों को आपस में माइनस करोगे, माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, ये बन जाएगा। जब ये ऊपर जाएगा ये प्लस का हो जाएगा, ये ऊपर जा करके हो जाएगा 10⁻3, तो ये हो जाएगा आपका प्लस में, तो हो गया 10⁻6। सेम ऐसे ही जब आप इसका बात करते हो, ये तो हुआ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। जब आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करते हो तो हमेशा सेम एक्सपोनेंट होना चाहिए। जब भी हम एडिशन करते हैं या हम सब्ट्रैक्शन करते हैं एक्सपोनेंशियल नोटेशंस का या साइंटिफिक नोटेशंस का, तो हमेशा पावर्स कैसी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे 10⁻⁻4 10⁻⁵ दिया हुआ है, तो इस केस में आपको इन दोनों की पावर को 1 करना होगा। तो मैंने यहाँ पे 10⁻⁻4 के टर्म में ले लिया, यहाँ पे 0.1 इस तरफ कर दिया है, तो कितना हो गया 1.44 × 10⁻⁻4। सेम ऐसे ही जब भी आप माइनस भी करोगे, इसको सब्ट्रैक्ट भी करोगे, उस केस में भी आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के टाइम पे पावर्स का सेम होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन के टाइम पे पावर्स का सेम होना ज़रूरी है, तभी आप इसको परफॉर्म कर सकते हो। तो नेक्स्ट जो अब हम लोग बात करेंगे अबाउट करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स और लॉज। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द लाइक बटन। थैंक यू।